हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस जो है वो कितने टाइप्स की होती है और मेटामॉर्फोसिस हमारे ब्रेन से कैसे कंट्रोल होती है और कौन कौन से मेजर हॉर्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फोसिस के लिए। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, किससे? लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब इमेच्योर लार्वा एक सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और जो एडल्ट बना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है लार्वल फॉर्म से, दिखने में भी, उसके हैबिटेट, उसकी ज्योग्राफी कहाँ वो रहता है उसमें भी। तो ये इंसेक्ट के अंदर इट इज़ द वे टू ग्रो एंड मैच्योर, ये एक तरीका है। ये जैसे कैसे वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशनल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ अलग अलग स्टेजेस में, जैसे रेस्टिंग स्टेज, ग्रोइंग स्टेज और रिप्रोड्यूसिंग स्टेज। तो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस की। इसमें हमारे पास एक फर्स्ट टाइप की मेटामॉर्फोसिस आती है, नो मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। इसको हम एक्सप्लेन में आगे देखेंगे। एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जिसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एक होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें मेटामॉर्फोसिस तो होती है लेकिन वो इनकम्प्लीट टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नो मेटामॉर्फोसिस। पहला टाइप है नो मेटामॉर्फोसिस का। इस मेटामॉर्फोसिस को हम ए मेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट या फिर ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। ए मेटाबोलस मीन जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। इसके अंदर, इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो न्यूली हैच्ड, जो हमारा न्यूली हैच्ड क्रिएचर होता है, जैसे एग के अंदर से हैच होता है कोई भी फॉर्म, लार्वल फॉर्म, वो बिल्कुल अडल्ट की तरह दिखती है। जैसे ही एग के अंदर से कुछ लार्वल फॉर्म्स निकलती हैं वो दिखने में बिल्कुल अडल्ट की तरह होती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बस एक डिफरेंस होता है, वो साइज़ में छोटी होगी, अडल्ट जो है वो साइज़ में बड़ा होगा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए कि वो बिल्कुल भी अलग नहीं होगी अडल्ट से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस और नो मेटामॉर्फोसिस। और इसमें हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं कि न्यूली हैज्ड लिम्फ अगर हम देखें, और फुली ग्रोन एडल्ट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन साइज़ में डिफरेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद आती है हमारे पास, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ए मेटाबोलस के, जैसे सिल्वर फिश होगी, ये सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश के बाद हमारे पास स्प्रिंग टेल्स हैं, कुछ लाइस की हैं, लाइस जैसे हमारे सिर में लाइसिस होती हैं, वो एग्जांपल हैं ए मेटाबोलस के। तो उसके बाद आती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। हेमी मीन्स हाफ, हाफ मेटाबोलस मीन्स मेटामॉर्फोसिस, हाफ मेटाबॉलिक डेवलपमेंट। तो इन दिस टाइप इमेच्योर स्टेज जो है, जैसे कि इमेच्योर स्टेज जैसे निम्फ, निम्फ भी एक इंसेक्ट की लाइफ स्टेज का एक पार्ट है जिसको हम निम्फ बोलते हैं और नेयार्ड्स बोलते हैं। ये जो इमेच्योर स्टेजेस हैं वो एक्वेटिक होती हैं, और एक्वेटिक होने की वजह से उनके पास गिल्स होते हैं। तो लार्वल फॉर्म जो इमेच्योर स्टेजेस हैं, जो निम्फ स्टेजेस हैं, वो एक्वेटिक हैं, उनका हैबिटेट जो है वो अलग है, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो भी डिफर कर रहा है, जो कि ट्रैकियल गिल्स है। जैसे ही वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होती है, तो वो एडल्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल बन जाते हैं, वो पानी से लैंड में आ जाते हैं। लैंड में आने की वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया, तो वो गिल से किस में बदल गया? ट्रैकिया में। तो ये होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें देखो, ये फुली ग्रोन एडल्ट, फुली ग्रोन एडल्ट कहाँ से? हमारे पास एग, फुली ग्रोन एडल्ट, ये लाइफ साइकिल है, इसके बाद लेट निम्फ, देन अर्ली निम्फ। तो इसमें क्या है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें हमारी हैबिटेट जो है वो चेंज हो रहा है, और कुछ जो हमारी एनाटॉमी है, जो ऑर्गन्स हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द हैबिटेट चेंज। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास ग्रास होपर्स, टर्माइट्स, बुकलाइस और ट्रू बग्स हैं, ये बग्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ईयरविग्स, एफिड्स, ये सब एग्जांपल आते हैं हेमी मेटाबोलस के। उसके बाद आता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस मीन्स जब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होती है। ये मेटामॉर्फोसिस जो है इसको हम पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है? जब न्यूली हैज्ड यंग वंस, जैसे ही ये एग है, इस एग में से जब फर्स्ट इंस्टार लार्वा निकलता है, निम्फ निकलता है, उसके बाद जब वो सेकंड इंस्टार, फिर थर्ड इंस्टार के बाद वो क्या बनता है?
एडल्ट। तो ये जो न्यूली हैच्ड यंग वंस है ना, ये बिल्कुल एडल्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस आ गई। फर्स्ट निम्फ, सेकंड निम्फ, थर्ड इंस्टार निम्फ, देन अडल्ट। तो ये इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो अडल्ट जैसा तो दिखता है, लेकिन इनके पास जो हमारे विंग्स हैं और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव और जेनेटिलियर ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यंग निम्फ्स जो है सॉरी, जो यंग निम्फ है उसके अंदर सेवरल स्टेजेस आती हैं, देन वो किसके अंदर बदलता है, एडल्ट के अंदर। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट निम्फ अडल्ट में ना बदल के उसके अंदर काफ़ी सारे निम्फ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, मीन्स धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस हो रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी में 5 स्टेजेस, किसी में 10 स्टेजेस भी आते हैं, तो इनको बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज हम सब ने देखी हैं, और स्टोन फ्लाइज। ये सब शो करते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद आता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें हमारे पास जैसे बटरफ्लाई का एग्जांपल है, इस मेटामॉर्फोसिस को हम होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस के अंदर 4 डिफरेंट तरह की स्टेजेस आती हैं, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, जिसके अंदर ये 4 कंप्लीट स्टेजेस हों। एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद अडल्ट। इन 4 स्टेजेस को मिला के पूरी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जो पिछले टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस में एब्सेंट थी। तो ये हमारे पास होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, जब एग में से लार्वा हैच करता है और वो उसके बाद वो मोल्टिंग होती है, जैसे हमने देखा है एग के बाद लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर बोलते हैं हम बटरफ्लाई के लार्वा को। फिर कैटरपिलर जो है वो मोल्ट करता है, उसका प्यूपा बनता है। देन एक कवरिंग के बाहर जब प्यूपा निकलता है तो वो पूरी बटरफ्लाई बन के पूरा डेवलप होकर बाहर आता है। तो इसको बोलते हैं हम, जब प्यूपा डिफ्रेंशिएट होता है अडल्ट के अंदर और वो कैटरपिलर से आया जिसमें चारों स्टेजेस प्रेजेंट थी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जांपल्स हैं लेस विंग्स, कुछ बीटल्स होती हैं, स्कॉर्पियन फ्लाइज हैं, कुछ बटरफ्लाइज, मोथ्स। सारी बटरफ्लाइज के अंदर ऑलमोस्ट यही मेटामॉर्फोसिस होती है, और वेस्प्स और बीज, हनी बीज के अंदर भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है। तो ये हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस हो तो रही है, लेकिन हमारा ब्रेन इसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो क्या क्या ब्रेन के पार्ट्स, कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स हेल्प करते हैं इसमें, और कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी इस मेटामॉर्फोसिस के लिए। जब कोई भी इमेच्योर इंसेक्ट सफिशेंटली ग्रो कर जाता है, जैसे ही इमेच्योर स्टेज उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसको क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज एक्सोस्केलेटन। मतलब उसको एक्सोस्केलेटन चाहिए, उसकी बॉडी के बाहर उसको बचने के लिए वेरियस हार्श कंडीशन से एक्सोस्केलेटन चाहिए होता है। दैट दिस सेंसरी इनपुट फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि जब कोई भी इमेच्योर स्टेज डेवलप हो जाती है तो एक सिग्नल आता है जो ब्रेन को मिलता है कि वो अब कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। तो इस ब्रेन की एक्टिवेशन को ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो एक्टिवेट करते हैं और वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन है देखो, इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्रेन में कुछ सेल्स हैं, जैसे इंटरसेरेब्रल ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट हैं ब्लू कलर में, और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है रेड कलर की। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं ब्रेन का पार्ट होते हैं। हमारा जो इंसेक्ट के अंदर ब्रेन है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये ब्रेन हार्मोन जिसको हम BH बोल रहे हैं, ब्रेन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही न्यूरोसिक्रेटरी सेल से ब्रेन हार्मोन रिलीज होता है, और हमारे ब्रेन लोब्स के साथ कुछ ब्रेन के पार्ट्स हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा कार्डियका एंड कॉर्पोरा एलेटा। जो बड़ा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कार्डियका, एंड नीचे जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कार्डियका। इसके पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को सिग्नल मिलता है एक्सोस्केलेटन डेवलप होने का, ये बताता है, ये सिग्नल होता है कि इमेच्योर स्टेज डेवलप हो चुकी है, अब एडल्ट फॉर्म में बदलना जरूरी है। तो ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेन हार्मोन। ये ब्रेन हार्मोन क्या करता है, हमारा जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कॉर्पोरा कार्डियका, ये भी ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन हार्मोन कॉर्पोरा कार्डियका को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ब्रेन हार्मोन एक्टिवेट करता है कॉर्पोरा कार्डियका को, तो वहाँ से एक और हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकला, ब्रेन हार्मोन की वजह से कॉर्पोरा कार्डियका में से निकला। तो
प्रोथोरेसिक कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे एक्टिवेट करता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, ब्रेन में से एक हार्मोन निकल के थोरेसिक ग्लैंड पे जाता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, और उसके बाद जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिनको बोलते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन। ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन जिसको हम पीजीएच भी बोलते हैं, अब ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन क्या करता है, उस लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक मेन हार्मोन है हमारा प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन पीजीएच, जो लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ पीटीटीएच, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन हमारा कहाँ से निकला था, कॉर्पोरा कार्डिएका से। तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इसको स्टिमुलेट करता है, इसको ट्रिगर करता है, कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा कार्डिएका। तो हमारे पास ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वल फॉर्म टू अडल्ट, ठीक है। तो इसमें ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके बाद जो हमारा पीजीएच, जो हमारा थोरेसिक ग्लैंड हार्मोन है, ये अफेक्ट करता है मैनी सेल्स को हमारी इंसेक्ट की थ्रू आउट द बॉडी। इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो क्या करना है, टू स्टिमुलेट द सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट। इसको बोलते हैं एपोलाइसिस। एपोलाइसिस, जब एपोलाइसिस होती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, सिंथेसिस ऑफ अ न्यू एक्सोस्केलेटन। अब नया एक्सोस्केलेटन बनना शुरू हो जाता है। मतलब जब पीजीएच एक्टिवेट हुआ, उसने लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट करवाया, तो इंडिकेशन क्या है, जैसे ही एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, इसका मतलब वो मेटामॉर्फोसिस होनी शुरू हो चुकी है। किसकी वजह से, पीजीएच की हेल्प से। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो नया एक्सोस्केलेटन बनेगा वो बहुत सॉफ्ट होगा, उसके हार्ड पार्ट, उसके अंडरनीथ द हार्ड पार्ट के नीचे सॉफ्ट पार्ट, ऐसे पार्ट जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, और ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस नए नए चेंजेस आएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा एलेटा। अगर मान लो कि कोई भी इंसेक्ट अभी इमेच्योर स्टेज में है, इमेच्योर स्टेज में, और उसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई, तो अभी मेटामॉर्फोसिस को रोकना पड़ता है। तो रोकने के लिए हमारा एक हार्मोन होता है, इसका नाम है जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन जो है वो कहाँ से निकल रहा है, जुवेनाइल हार्मोन मतलब जो उसको इमेच्योर स्टेज में ही रखेगा। जुवेनाइल हार्मोन कहाँ से निकलता है, कॉर्पोरा एलेटा। कॉर्पोरा कार्डिएटा के अलावा एक और पार्ट था जिसका नाम था कॉर्पोरा एलेटा। ये कॉर्पोरा एलेटा क्या करेगा, जुवेनाइल हार्मोन को रिलीज करेगा। ये जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, जुवेनाइल हार्मोन मेटामॉर्फोसिस होने से बचाता है। तो जुवेनाइल हार्मोन इनहिबिट कर देगा किसको, जो वो हार्मोन्स को जो हार्मोन मेटामॉर्फोसिस करवाते थे। तो आप बोल सकते हो कि ये जुवेनाइल हार्मोन जो है वो उन जीन को इनहिबिट कर देगा। कौन से जीन है वो, ये हार्मोन है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जिस जीन से निकलता है उस जीन को इनहिबिट कर देगा, ताकि जुवेनाइल जो मतलब इमेच्योर स्टेज है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाए। तो जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, इनहिबिशन करवाता है मेटामॉर्फोसिस की, लेकिन जो ब्रेन हार्मोन है वो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करता है। तो ये दो हार्मोन्स थे हमारे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटामॉर्फोसिस को, या तो रोकना है या तो चलाना है। तो ये हमारे पास था मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। धन्यवाद।